और देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है। 39। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में जेक बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं हिंदी 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी और आपको अंतिम समय में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को दोहरा लेने हैं। तो वो सवाल कौन कौन से हैं इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप देख रहे हैं विवेक स्मार्ट क्लासेस और बने रहिए वीडियो के एंड तक। और आपकी आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप अपना श्रेष्ठ दे पाए, बेहतर कर पाए। तो चलिए बिना एक पल गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सवालों को देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम के पहले इन्हें दोहरा लेने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण सवालों को देखने के पहले कुछ सामान्य निर्देशों को हम देख लेते हैं ताकि किसी भी तरह की त्रुटियों से बचें। कक्षा 10 के लिए हिंदी ए का सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक की बात करें तो यह 80 नंबर का होता है। सामान्य निर्देश में आते हैं। इस प्रश्न पर बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में 4 विकल्प ABCD दिए हुए हैं। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र विकल्प लिखना है। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड ABCD है, ठीक है। खंड ए से 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। जी दोस्तों, ध्यान दिया जाए। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है जो प्रत्येक 1 अंक का है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। खंड बी की बात करें तो प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो प्रत्येक 2 अंकों का है। किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक 40 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। खंड सी की बात करें तो प्रश्न संख्या 39 से 40 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जो प्रत्येक 3 अंकों का है। किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 150 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। खंड डी की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो प्रत्येक 5 अंकों का है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अंतर्गत मनुष्य जन्म निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि खंड ए के तहत एक गद्यांश दिया जाता है और गद्यांश पे आधारित जो है कुछ सवाल दिए जाते हैं। तो चलिए फटाफट इस गद्यांश को मैं पढ़ देता हूं और इस पे डिपेंडेंट जो सवाल है उसको भी देख लेता हूं। मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि उसकी दृष्टि सदैव दूसरों की बुराइयों पर ही टिकती है। आत्मनिरीक्षण को भुला करके साधारण मानो जो निंदा में ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। इसके लिए मूल में इसकी ईर्ष्या की दाहक दुष्प्रवृत्ति कार्यशील रहती है। दूसरे की सहज उन्नति को मनुष्य अपनी ईर्ष्या के वशीभूत होकर पचा नहीं पाता है। उसके गुणों को अनदेखा करके केवल दोषों और दुर्गुणों को ही प्रचारित करने लगता है। इस प्रक्रिया में वो इस सत्य को भी स्मृत कर बैठता है कि ईर्ष्या का दाहक स्वरूप स्वयं उसके समय स्वास्थ्य और सद्वृत्तियों के लिए कितना विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। पर निंदा को हमारे शास्त्रों में पाप बताया गया है। वास्तव में मनुष्य अपनी न्यूनताओं, अपनी दुर्गुणों की ओर दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहता क्योंकि स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया उसके लिए बहुत कष्टकारी है। अब इस पे जो डिपेंडेंट सवाल है वह देखा जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पैराग्राफ जो रहते हैं, जो आपको गद्यांश या पद्यांश दिए जाएंगे वो 2 अनसीन पैसेज रहेंगे जो कहा जाए कहीं से भी आपको दिए जा सकते हैं। मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है? तो यहाँ विकल्प क सही हो जाएगा, अहंकार। अहंकार के कारण। दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता? दूसरा जो सवाल है हम लोगों का, तो विकल्प संख्या जो घ है वह सही हो जाएगा, ईर्ष्या भाव के कारण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है? तो आत्मनिरीक्षण को भुलाकर, विकल्प जो है ख जो है सही है। आत्मनिरीक्षण को भुला करके उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्नति का विलोम शब्द हो जाएगा अवनति। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। अब न रहेंगे दलित दीन, हम कहीं किसी से हीन न होंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कहीं न गृहित कर्म करेंगे। पुण्य भूमि या भारत माता जग की हम भीख न लेंगे। मिश्री मधु मेवा फल सारे देती, हमको सदा यही है
कदली चावल अन्य विविध और क्षीर सुधा में लुटा रही। अब देखिए इस पे डिपेंडेंट सवाल है, वो गद्य था, गद्यांश था और यह पद्यांश है। किसके आने पर भयभीत न होंगे? जी दोस्तों, तो विघ्नों का दल चढ़ने पर। विकल्प संख्या यहाँ देखें तो ग जो है सही है, विकल्प संख्या ग सही है। भारत माता हमें क्या देती है? तो खाने के सभी सामान। विकल्प संख्या घ जो है सही है। सुधा का क्या अर्थ होता है? सुधा का क्या अर्थ होता है? तो विकल्प संख्या यहाँ हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर जो सही उत्तर है विकल्प है उसे ही मैं बताते जा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, है ना। सभी ऑप्शन को मैं नहीं दोहरा रहा हूँ, जो सटीक और कहा जाए कि जो सही उत्तर है उसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सुधा का अर्थ होता है अमृत। कौन हमारे मुख, हाथों, धन और सुख संपत्ति लोगों के बीच बांट रही है? तो भारत माता। भारत माता विकल्प संख्या ग जो है यहाँ आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट 90 सवाल पे आते हैं। निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो गाय घास खाती है, रानी गाना गाती है, बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है। देख रहे हैं यहाँ तीनों वाक्य जो है क, ख और ग क्या है? सकर्मक है। एक ही ग विकल्प जो है यह क्या है? सही विकल्प है। यह बच्चा रोता है। यहाँ पर कर्म की कहा जाए कि अभाव है, कर्म नहीं है, इसीलिए बच्चा रोता है। यह आपका विकल्प अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्यों, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जी हाँ दोस्तों, विकल्प संख्या आपका ख जो है समुच्चय बोधक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द नहीं है? तो बहुत जो है क्या है? सही विकल्प है आपका। शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने। यह कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य के उदाहरण है। जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होगा? तो वहाँ पर पहला कहा जाए कि पद जो है अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास होता है, आपने पढ़ा होगा। माँ द्वारा भोजन बनाया जाता है। वाच्य का प्रकार बताएं, किस प्रकार का वाच्य है? तो माँ द्वारा भोजन बनाया जाना यह कर्मवाच्य है। संख्या ख जो है सही विकल्प होगा, माँ। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प का चयन कीजिए। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ना हो। क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बाद भी आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई? प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह एक कहानी, यह भी पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश की लेखक का नाम क्या है? तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। पिताजी की क्या कमजोरी थी? तो गोरा रंग। पिताजी की कमजोरी क्या थी? तो गोरा रंग था। बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसे भाव उत्पन्न हो गए थे? तो हीन भाव उत्पन्न हो गए थे। विकल्प घ जो है इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़कर उस पर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 आपके पास 2 गद्यांश और 2 पद्यांश से सवाल कहा जाए कि दिए जाएंगे। 4 जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ये क्या है? तो पद्यांश है। कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? जी दोस्तों, तो इसका विकल्प जो हो जाएगा सोई हुई, यानी ख विकल्प इसका सही है। कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? तो दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। विकल्प संख्या घ जो है सही है। विकल्प संख्या घ आपका है। कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं? तो मौन है। विकल्प संख्या क जो है सही है। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया है? तो भूली बताया है। कवि ने अपनी आत्मकथा को भूली बताया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? तो आपने पढ़ा होगा नेताजी का चश्मा, तो ये क्या है? तो एक कहानी है। जी दोस्तों, विकल्प संख्या जो है क जो है सही है। कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? प्रिंसिपल जो है लेखिका से परेशान थी। इसका विकल्प की अगर बात करें तो
विकल्प जो है ख जो है सही है। रसलून और बतलून के गाने पर किसे खुशी मिलती थी? तो अमीरुद्दीन को जो है खुशी मिलती थी। परशुराम शिव को क्या मानते हैं? परशुराम शिव को क्या मानते हैं? 26वें प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तो गुरु मानते हैं। विकल्प ग जो है सही है। मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ के लेखक इनमें से कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। विकल्प संख्या घ जो है सही है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा क्या है? 28वें सवाल पे हम लोग आ चुके हैं। साना साना हाथ जोड़ी जो पाठ है वो तो यात्रा वृत्तांत है। क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है। विकल्प क जो है सही है। भोलानाथ की टोली में बदमाश कौन था? तो विकल्प संख्या कहा जाए कि ग जो बैजू था हो जाएगा। सभ्यता किसका परिणाम है? तो संस्कृति का परिणाम है। विकल्प संख्या कहा जाए कि क सही। बी में आते हैं। 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 2 अंकों का है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवंत संबंध है। हम चेतन है और प्रकृति नितांत जड़। ऐसी भ्रांति हमें नहीं पालनी चाहिए। प्रकृति अत्यंत अंतरंग भाव से मनुष्य के जीवन उसकी चिंताओं व कार्यों से जुड़ी हुई है। मनुष्य जो भी पाता है अपने पर्यावरण से ही पाता है, लेकिन अब हम धरती की संतान न रहकर लुटेरे बन गए हैं। E.F. सुमाकर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में यह स्थापना की है कि धरती की कोख से उत्पन्न उत्खनन के जरिए हम अपने लिए किस प्रकार संसाधन प्राप्त कर उसकी खपत करते जा रहे हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई अपनी पूंजी बेचकर खाता जाए। जो कुछ भी है सब खा पी कर एक खोखली और उजाड़ पृथ्वी हम आने वाली नस्लों के लिए छोड़े जा रहे हैं। यदि हमने अपनी जीवन शैली और ऐश्वर्य भोग की लालसा नहीं छोड़ी तो यह पृथ्वी भी जीवन के चिन्हों से रिक्त हो जाएगी। यह विचित्र विडंबना है कि आज के वैज्ञानिक युग का ज्ञान संपन्न मनुष्य जिस डाल पर बैठा है उसे ही काट रहा है। सुख भोग में वह ऐसा अंधा हो चला है कि सामने खड़े भविष्य को देखकर भी जैसे नहीं देखता और अपने विनाश की तैयारी करता जाता है। ये गद्यांश है और इस पर कुछ डिपेंडेंट सवाल है। मैं इसे स्किप करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। प्रकृति और जगत के साथ हमारा संबंध कैसा है आप यहाँ से देख सकते हैं और पैसेज को पढ़ करके आराम से जो है इसे कर सकते हैं। तो हमारा कैसा संबंध है? तो जीवंत संबंध है। आप पढ़ेंगे और यह हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। खंड सी में आते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसे आप गंभीरता के साथ देखें। बने रहिए वीडियो के एंड तक। खंड सी के अंतर्गत प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 3 अंकों का है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दें। यानी 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और देखें कौन कौन से इम्पोर्टेंट सवाल है। 39 में जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट सवाल आता है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और इसे मैंने सेलेक्ट किया है और आप इसे एक बार ज़रूर दोहरा लेंगे और लिख लेंगे। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? जी दोस्तों, ये दूसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? मैं यहाँ उत्तर नहीं बताऊंगा, प्रश्न बता देता हूँ। आप इसे टिक करके आप याद कर लेंगे और अच्छे तरीके से एक बार दोहरा लेंगे। संकेतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? नेक्स्ट हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है वह है संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। नेक्स्ट, लेखिका मन्नू भंडारी को अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका का अपने पिता से वैचारिक जो टकराहट थे उसको आपको लिखने हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है? इसे आपको लिखने हैं। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है? नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, और प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? ये कहा जाए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसे आप एक बार अवश्य दोहरा लेंगे। के अंतर्गत है और आपको 6 प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में देने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खंड डी में आते हैं। प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 5 अंकों का है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 अंकों के प्रश्न हैं और यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि 4 ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जैसा कि पिछली बार पूछा गया है ना। और जो
इंपॉर्टेंट सवाल है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है यह कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। नेक्स्ट, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखें। और अथवा में है कि माता का अंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखें। नेक्स्ट, हम लोग 50वें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि लिखित में संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक बिंदु पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है। झारखंड की प्राकृतिक सुषमा, जो पहला इंपॉर्टेंट जो कहा जाए कि हमारा निबंध का है वह है झारखंड की प्राकृतिक सुषमा। नेक्स्ट, परिश्रम का महत्व, भारत का किसान और बिरसा मुंडा। ये 4 कहा जाए कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप इसे अवश्य ही एक बार दोहरा लेंगे। नेक्स्ट, पत्र में आते हैं। 51 नंबर का हमारा यह सवाल है, सड़कों पर नालियों की सफाई होती नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखें। सड़कों एवं नालियों की सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखें और अपने मित्र को एक पत्र लिखकर झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में बताएं। ये दोनों दिया जा सकता है। नेक्स्ट, हम लोग आते हैं 52वें सवाल पर, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। जी दोस्तों, विज्ञापन भी एक आता है 5 नंबर का। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। इसे आप एक बार दोहरा लेंगे। और अथवा में है, साबुन बनाने वाली एक कंपनी की ओर से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। तो यह था बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, और सभी सवालों को आप एक बार अवश्य दोहरा लेंगे ताकि कोई भी सवाल आपके एग्जाम में न छूटे। तो ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें आपको एग्जाम के पहले अवश्य ही दोहरा लेने हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसे ही अपडेट्स आप तक सबसे पहले मिलता रहे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।